नमस्कार दोस्तों। आज हिस्ट्री में नया चैप्टर देखेंगे। वह है आपके सामने लिखा हुआ जो मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य से पहले का काल जो है पूर्व मौर्य काल कहलाता है, या इसे बौद्ध काल बोलिए या महाजनपद काल। जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है उसके बाद ये काल आता है। कब तक का काल है? जब तक मौर्य साम्राज्य ना आ जाए भारत में तब तक आपको पढ़ना है। अर्थात 400 साल तक का ये काल है। देखिए इस समय क्या हुआ बीच में क्या हुआ उससे जाने से पहले इसमें पढ़ना क्या है, ये आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या है इसमें। पहले परिचय कि ये है क्या, ये सारा चीज क्या है। फिर राज्यों की उत्पत्ति, बड़े बड़े राज्य आ गए थे यहाँ पे। राज्यों की उत्पत्ति या प्रकृति, किस तरीके के राज्य थे। फिर यहाँ पढ़ना है शहरीकरण। शहरीकरण के बाद पढ़ेंगे आप 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? पढ़ेंगे आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसी में पढ़ना है आपको मगध साम्राज्य। तो ये सब इसी में आपको, ये जो पूरा काल है इसमें आपको पढ़ना है कि ये है क्या। परिचय, राज्यों की उत्पत्ति भी यहाँ पे, किस तरीके के राज थे, उनका नेचर क्या था, मतलब गणतंत्र था, राजतंत्र था, कितने बड़े राज थे, कहाँ थे, शहरीकरण कैसे हुआ, कि सिंधु सभ्यता के बाद शहरीकरण इसमें दिखाई देते हैं इस काल में। 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य। तो ये आपको ओवरऑल पढ़ना है। अब यहाँ में एक मैं परिचय दे देता हूँ, थोड़ा सा राज की प्रकृति बता दूंगा, धीरे धीरे आपको एक एक करके सब बताऊंगा। फिलहाल देखिए परिचय, सबसे पहला इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलेंगे? पूर्व मौर्य काल में ये वो काल है जो 700 बीसी अर्थात उत्तर वैदिक काल जो समाप्त होता है, उत्तर वैदिक काल के बाद का काल है। तो 700 बीसी पूर्व, 700 बीसी से स्टार्ट होता है। देखिए 700 बीसी इस समय पूरा विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस समय संपूर्ण विश्व में जो विश्व है इस समय अलग अलग बौद्धिक और आध्यात्मिक लीडर वर्ल्ड में अलग अलग जगह पैदा हुए। तो क्या बोलेंगे, विश्व में इस समय बहुत सारे फिलोसफर, तो फिलोसफर है, दार्शनिक। जैसे यूनान में, पहले बोलिए सबसे पहले फिलोसफर दार्शनिक, जैसे यूनान में समकालीन है सब। ये 700 बीसी का काल जो है आपका एक सम पैरेलल में चल रहे हैं। तो बोलेंगे यूनान में दार्शनिकों का जन्म हुआ था एक साइड, दूसरे साइड आप बोलिए कि इजराइल जो आज कंट्री देख रहे हैं आप, इजराइल में हिब्रू पैगंबर का जन्म। हिब्रू पैगंबर, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। हिब्रू पैगंबर का जन्म। चीन में बोलिए कन्फ्यूशियस, ये भी महान फिलोसफर थे। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस चीन में। तो भारत में क्या थे? भारत में महात्मा बुद्ध, और भारत में महावीर, महात्मा महावीर, या आप बोलिए इनको निगृंध भी बोलते हैं। तो ये जन्म लिए। पूरा इस समय ये सारे दार्शनिकों का सेंटर अलग अलग विश्व में अलग अलग जगह था। मैंने यहाँ लिख दिया यूनान में दार्शनिक थे, तो इजराइल में हिब्रू पैगंबर, चीन में कन्फ्यूशियस। ऐसा क्या था? तो फिलोसफी का जन्म किसी विषय वस्तु से होता है। जब विषय वस्तु का गुण धर्म प्रकृति के बारे में डिटेल विस्तार पूर्वक बताया जाता है, इसे ही हम लोग फिलोसफी बोलते हैं। और फिलोसफी से ही किसी विषय का, सब्जेक्ट का जन्म होता है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, फिर आपका जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी हो, एक खोज स्टार्ट होता है। ये तो सारे जो हैं अपने अपने जगह के बहुत बड़े चिंतक, आज भी इनका उतना ही मान सम्मान है जो इस समय उनका था, और हमेशा अनंत काल तक रहेगा। तो आपको ये बताना है, हमें बात करना है भारत के संदर्भ में, क्योंकि हम हिस्ट्री भारत का पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बस एक बताया कि ये समकालीन है सब कुछ। तो देखिए भारत में क्या था उस समय, कि जो उत्तर वैदिक था, ये समाप्त हो रहा था उत्तर वैदिक काल, और ये
ये गंगा की घाटी की ओर विस्तार कर रहे थे। लोग कहाँ जा रहे थे? जो वैदिक लोग थे, गंगा की घाटी में। अब गंगा की घाटी का भी तीन भागों में विभाजन है। क्या बोलेंगे? ऊपरी गंगा की घाटी, ऊपरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, और निम्न गंगा घाटी है निचला गंगा घाटी, निचला गंगा घाटी। तो गंगा की जो घाटी दिख रही है, गंगा नदी जहाँ से उद्गम हो रही है, जहाँ विलीन हो रही है, तो उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है और जा रही है आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो इसका विभाजन है गंगा की घाटी का, ऊपरी गंगा की घाटी, मध्य गंगा की घाटी और निचला गंगा की घाटी। विभाजन कैसे है? तो वर्षा के आधार पे है। 100 सेंटीमीटर की वर्षा मध्य गंगा की घाटी को ऊपरी गंगा की घाटी से अलग कर देता है। अर्थात जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है मध्य गंगा की घाटी में हो रहा है, और अधिक वर्षा निचला गंगा की घाटी में हो रहा है। यहाँ पे अधिक वर्षा, यहाँ कम, तो यहाँ 200 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो वर्षा के आधार पे कैसे किया गया है? ज्योग्राफी में डिवीजन किया गया है, और हिस्ट्री में अलग तरीके से राजनीति के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मध्य गंगा की घाटी का। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है महाजनपद काल, महा मतलब मौर्य से पहले का काल, ये मध्य गंगा की घाटी है, जिसमें मध्य गंगा की घाटी में पूर्वी यूपी और बिहार आता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर की वर्षा जो है मध्य गंगा की घाटी को ऊपरी गंगा की घाटी से अलग करता है। पुनः निचली गंगा की घाटी 100-200 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में मध्य गंगा की घाटी, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होंगे तो निचली गंगा की घाटी आती है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें आप बोलिए ऊपरी गंगा की घाटी में जितने भी गए, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम यूपी, ये सब आएंगे ऊपरी गंगा की घाटी। मध्य गंगा की घाटी में क्या आएगा? तो इसमें बोलिए बिहार, पूरा का पूरा बिहार और पूर्वी यूपी। बाकी जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश है, वो निचला गंगा की घाटी में आते हैं। तो हमको यही पढ़ना है, बिहार, पूर्वी यूपी। क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो गंगा की घाटी में जा रहे थे, ऊपरी गंगा की घाटी से मध्य गंगा की घाटी, निचली गंगा की घाटी पर विस्तार किए। लेकिन साम्राज्य का जो जन्म हुआ, राज्यों का जन्म हुआ, शहरीकरण जो हुए, महात्मा बुद्ध महावीर का जो जन्म हुआ 16 महाजनपद में, जो मगध साम्राज्य का जन्म हुआ, इसमें हुआ मध्य गंगा की घाटी में। इसी के सिनेरियो सर्दिश में हमको पूरा का पूरा चैप्टर ये वाला पढ़ना है। और एक बार मैप में देख लेते हैं कि अगर वैदिक लोग जो था गंगा की घाटी की ओर विस्तार कर रहे थे, तो क्या उससे पहले लोग नहीं रह रहे थे वहां पे? मध्य गंगा की घाटी, ये निचला गंगा की घाटी में क्या लोगों का बसाव नहीं था? लोग थे, ठीक है। और इनका जो पूजा पाठ की पद्धति थी वो आर्यों से बिल्कुल अलग थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। फिलहाल एक मैप फिर से इंडिया का। इतना ही आपको बनाना है ऐसे करके। तो ये है पूर्वी यूपी और बिहार का इलाका। यहाँ तक जाएंगे आप। ये है मध्य गंगा की घाटी, मध्य गंगा की घाटी। यहाँ पे आर धीरे धीरे आगमन हो रहा था आर्यों का। लेकिन आर्यों से पहले जो यहाँ पे स्थानीय लोग थे उनकी अलग संस्कृति थी। ये क्या थे? तो नागों का पूजा करते थे, नाग और यक्षों का पूजा कर रहे थे, ठीक है। उस समय 700 से 500 बीसी का काल है, 700 से लेके 500 बीसी तक का काल है ये। इस समय स्थानीय लोग थे, नाग यक्षों की पूजा कर रहे थे मध्य गंगा की घाटी में। इनकी अपनी संस्कृति थी, शहरीकरण हो रहे थे यहाँ पे, बड़े बड़े शहर थे, लोहे का प्रयोग हो रहा था, लोहे का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहे थे उस समय। इसके बाद क्या था? समृद्ध जमीन उपजाऊ थी, क्या बोलेंगे, जमीन भी उपजाऊ थी।
और व्यापारी वर्ग का जन्म था। व्यापारिक वर्ग जो था वो समृद्ध था, अर्थात व्यापार समृद्ध था। तो आर्यों के आगमन से पूर्व जो मध्य गंगा की घाटी का है उसका एक लोकल जो दृश्य है ये था कि स्थानीय लोग थे, उनकी अपनी पूजा पाठ धार्मिक विश्वास थे, वो नागो यक्षों की पूजा करते थे। शहरीकरण तेजी से हो रहा था, राज्य बन रहे थे, लोहे का प्रयोग हो रहा था, जमीन उपजाऊ थी, पानी थे यहाँ पे, पानी से समृद्ध संसाधन है पानी यहाँ पे, व्यापारी वर्ग व्यवसायी वर्ग समृद्ध था। फलस्वरूप ऐसे में क्या था, भौतिक अवस्थाओं का जन्म होता है। क्या बोलेंगे कि भौतिक अवस्था, भौतिकवाद, भौतिकवाद चरम पे था, इस स्थान पे चरम पे पहुंच गए थे। तो भौतिक चीज की प्राप्ति के चरम पे था। फलस्वरूप एक नॉन बोलेंगे सनातन, गैर सनातन वर्गों का जन्म हुआ। गैर सनातन वर्ग मतलब थे तो आज भी सनातन के हिस्से हैं, लेकिन विचारधारा थोड़ा सा अलग हो जाता है इनका कि मोक्ष और शांति की कैसे प्राप्ति हो। फिर भी एक वर्ग तैयार हुआ जो ये भौतिकवाद से अलग मान रहा था अपने आप को, इसका विरोध कर रहा था कि चरम भौतिकवाद तक लोग पहुंच रहे हैं, भौतिक चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी का जो मूल विश्वास है, मूल उद्देश्य लक्ष्य है, उसकी ओर न जाके हर चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों को देखना होगा। फलस्वरूप क्या बोलेंगे आप, गैर सनातन, गैर सनातन धर्म का जन्म हो रहा था। तो ये महत्वपूर्ण है, गैर सनातन धर्म का जन्म हुआ था। इससे पहले गैर सनातन धर्म को जन्म देने वाले कुछ लोग थे, उनके विचारधारा थे, तो आपको इसी में देखना होगा कौन कौन से थे। कुछ का नाम अगर याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे आप फकूद कच्चायान, फकूद कच्चायान, अजीत केस कमलिंग, फिर मखलिन गौसाल, मखलिन गौसाल इसका बारे में आप जानते हैं, श्रवणधर के जनक भी है गौसाल। इसके बाद बोलेंगे संजय, फिर बोलेंगे महावीर। ऐसे लोग का जन्म हुआ था। इसमें से अजित गो सॉरी मखलिन गौसाल का नाम याद रखिए कि आजीवक पंथ के संस्थापक है। आजीवक एक पंथ है, कभी कभी पूछ लेता है कि संस्थापक कौन है। तो आजीवक पंथ के संस्थापक कौन है, मखलिन गौसाल। ये वही पीरियड है 700 से सॉरी 500 बीसी से लेकर 700 बीसी के बीच का काल है। क्या बोलेंगे 700 बीसी से 500 बीसी तक का काल है, इसी में ये सब जन्म ले रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात इन्होंने बोला योग, ध्यान, मानसिक डिसिप्लिन व आध्यात्मिक डिसिप्लिन। आध्यात्मिक, मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक विकास या डेवलपमेंट जो भी बोलिए, इन सब से शांति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तो गैर सनातन धर्म का जन्म हो चुका था। इसी को आगे बढ़ के महावीर और बौद्ध सॉरी महावीर और जैन इन दोनों ने विकसित किया। क्या था, योग, ध्यान, मानसिक आध्यात्मिक विकास। जो उस समय कर्म कांड हो रहे थे वैदिक काल में, उससे ये हट के बिल्कुल नए विचारधारा वाला कंसेप्ट था, लोगों का ध्यान खींच रहा था। आकर्षण का कारण क्या था, तो बोलेंगे इस साइड लोग आकर्षित हो रहे थे क्योंकि भौतिकवाद चरम था, तो लोगों का ध्यान इस साइड गया। मोक्ष और शांति के लिए उन्होंने योग, ध्यान, मानसिक आध्यात्मिक के लिए इन सारे नेताओं लीडर जो भी थे इनकी ओर गया। इनका अपना अपना क्या था, एक समझ लीजिए कि पंथ था या समुदाय, ग्रुप। तो ये पंथ समुदाय के अपने अपने लीडर थे, और बाकी इन सब को अंत में पूरा किसने कर दिया,
तो बोलेंगे महात्मा बुद्ध ने और महावीर ने। महात्मा बुद्ध और महावीर, अंत में इन सारे की विचारधाराओं को मिला के एक कंक्लूजन दिया और अपना पंथ बनाया उस समय। तो ये था आपका एक सिनेरियो। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है राज्यों की प्रकृति। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये ऐसा क्यों हो रहा था। अब है राज्य की प्रकृति, कि उस समय राज्य कैसे थे। मध्य गंगा की घाटी में या संपूर्ण गंगा की घाटी में राज्यों का विकास धीरे धीरे हो रहा था। कबीलाई ढांचा जो था समाप्त हो रहे थे। कबीला राज्यों का रूप धारण कर चुका था। अर्थात कबीला था क्या, पहले जनपद बनता है, राष्ट्र बनता है और अंत में एक राज्य बन जाता है। तो राज्यों का जन्म, राज्य का जन्म हो चुका था। इसमें क्या बोलना है आपको कि राज दो तरीके थे। एक साइड था गणराज, गण संघ बोलिए। दूसरे साइड था राजतंत्र। मध्य गंगा की घाटी में राज्य गण संघ और राजतंत्र का विकास हुआ। कुछ तो राजा का समर्थन कर रहे थे, कुछ राजा का समर्थन करते थे और कुछ जो थे आपस में एक संघ बनाए हुए थे। तो आपस में संघ बनाए हुए थे, सभी राजा हैं, सभी राजा। अब देखिए ऐसे करके अगर ध्यान से आप देखेंगे बिहार का कुछ मैप इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये है आपका मध्य गंगा की घाटी। मध्य गंगा की घाटी, ये बोलिए पूर्वी यूपी और ये बिहार। तो हुआ क्या है, बोल रहे हैं कि कुछ राजा का समर्थन किए। तो राजा का समर्थन करते थे वो राजतंत्र वाले थे, वहां पे राजतंत्र था। और जो कुछ आपस में ही संघ था, सभी राजा थे, वहां पे बोलेंगे गण संघ था। ठीक है, तो राजतंत्र गण संघ गणतंत्र दोनों का विकास हो रहा था मध्य गंगा की घाटी में। मध्य गंगा की घाटी में क्या बोलेंगे, पूर्वी यूपी और बिहार, ये दोनों मध्य गंगा की घाटी में आते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे बोलना होगा आपको, राजतंत्र कौशल राजतंत्र था, कौशल राजतंत्र। इसी तरीके से जो गंगा है बिहार को दो भाग में बांट देती है, गंगा नदी। तो ऊपरी गंगा के में लिच्छवी गण संघ था, क्या बोलेंगे, लिच्छवी, लिच्छवी गणराज। लिच्छवी गणराज, राजधानी वैशाली, एक गणराज था। नीचे में मगध, फिर से नीचे में जो है गंगा घाटी के मगध गण, और ये मगध क्या, राजतंत्र है। अर्थात गणराज राजतंत्र दोनों फल रहे फूल रहे थे। अंत में मगध साम्राज्य का विस्तार होता गया लगातार। मगध साम्राज्य ने गणतंत्र गण संघ को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे जो है मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक लगभग हो गया था। तो यही है मगध साम्राज्य की कहानी। बाद में आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य पहले दक्षिण बिहार में था, धीरे धीरे इसने क्या किया, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पे अपना, संपूर्ण महाभारतीय उपमहाद्वीप जिसमें क्या है, पूरा नेपाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश तक और दक्षिण भारत भी है। तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप उसको अपने अंडर लाया, जब तक कि राजधानी क्या बोलेंगे, पाटलिपुत्र ना हो गया। तो ये है आपका एक सिनेरियो कि उस समय गण संघ राजतंत्र होते थे। राजतंत्र में राजा का राज होता था, जैसे कौशल, कौशल की राजधानी अयोध्या, नाम सुने होंगे राजा रामचंद्र का। तो कौशल एक राज था पूर्वी यूपी पे। ये पूना जो थे राजतंत्र, एक और मगध है, ये दक्षिण मगध। उत्तरी बिहार में लिच्छवी गणराज्य है। फिर मल गणराज था, लिच्छवी गणराज, मल गणराज ऐसे हैं। एक और है चेंदी गणराज। गणराज में बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे 16 महाजनपद में विकसित हुए हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल प्रकृति समझिए, राज्यों का जन्म कैसे हो रहा था। अन्य भी राष्ट्र थे। अगर आप ऊपरी गंगा की घाटी में आएंगे तो उसमें हस्तिनापुर, अहिछत्र,
पांचाल, इस तरीके के नाम सुनते हैं। ये सब राज्य थे। जो महाभारत में आपको मिलेगा हस्तिनापुर, पांचाल, है ना। तो अन्य भी राष्ट्र थे, जैसे पांचाल, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, केंदी, मत्स्य, इस सब एक के बाद एक राज्य का जन्म हुआ था। उधर पाकिस्तान में गांधार। तो ये आपका ये राज्यों का जन्म। तो गण संघ में कई कई सारे राजा थे। एक एग्जांपल है गण संघ का, देखिए आप। इसको लिख लीजिएगा आप समझने के लिए, बाद में 16 महाजनपद में वैसे भी देखना ही है। एक गण संघ है, ये बोलेंगे बज्जी। पहले संघ देखिए, बज्जी संघ, लिच्छवी गणराज्य, राजधानी वैशाली बोलिए, ठीक है। बज्जी संघ है, लिच्छवी गणराज्य है, राजधानी वैशाली बिहार में। तो बोलेंगे यहाँ पे कितने राजा थे? 7707 राजा थे। ये राजा एक सभागार, एक संसद में बैठते थे, उसको बोलेंगे सभागार। कभी कभी पूछता है सभागार क्या था, तो बोलेंगे संसद है, उस समय का संसद। कि ये 7707 राजा संसद में बैठ रहे हैं, और जो भी प्रस्ताव है, कानून बनाना हो, लागू करना हो, आपस में मिलकर डिसीजन करते थे। गण तो इनकी प्रकृति क्या है? लोकतांत्रिक थी, लोकतांत्रिक प्रकृति थी। लेकिन ये राजतंत्र क्या था? इसकी प्रकृति सिर्फ राजा राजा पे निर्भर था। राजा ही सर्वे सर्वा था राजतंत्र में। तो गण संघ अच्छे तरीके से काम कर रहा था। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों का जन्म जो था गण संघ या गणराज्य में हुआ था, याद रखिएगा, गणराज्य। तो लोकतांत्रिक प्रकृति के था, राजा मिलते थे। तो ये है राज्यों का जन्म गंगा की घाटी में। अब यहाँ पे क्या हुआ था? शहरीकरण। राज्यों का जन्म कैसे होगा, इसका भी एक बैकग्राउंड होगा। इतने बड़े बड़े राज्य उस समय कैसे हो गए थे और शक्तिशाली, तो इसके पीछे आपको शहरीकरण पे ध्यान देना होगा। राज्यों के जन्म के पीछे देखिए कहानी क्या है। राज्यों का अगर जन्म है, सवाल है क्यों जन्म है, तो आप बोलेंगे शहरीकरण। शहरीकरण क्या? कि शहर बसना। शहर, शहरों का लगातार निर्माण शहरीकरण कहलाता है। पहले गांव से शहर जब बन जाए, फिर शहर से बड़े शहर बन जाए, बड़े शहर से मेगा सिटी, मेगालो सिटी, और अंत में क्या है, आपको जो सबसे बड़ी सिटी हो वो बन जाए। कन्वर्जेशन बोलते हैं ज्योग्राफी में। तो ये शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ा, इससे राज्यों का जन्म हुआ, फंड आने लगा होगा, पैसा। लेकिन शहरीकरण कैसे बढ़ा? फिर सवाल है कि शहरीकरण क्यों हुए, शहरीकरण क्यों हुआ था उस समय। तो देखिए शहरीकरण के मूलभूत विशेषता, सबसे पहले बोलिए कि लोहे का प्रयोग होने लगा। जो मध्य गंगा की घाटी है, इसमें आपका झारखंड भी शामिल है, ठीक है। तो झारखंड में लोहा की खान है। तो लोहे की खान से क्या था, लोहा मिल जाते थे। ये लोहा कुछ लोहारों के पास चला गया। झारखंड की खान में आज भी लोहा मिलते हैं। तो झारखंड में लोहा की खान थी, कुछ लोहार के हाथ में लोहा आया, इन्होंने लोहे का प्रयोग किया। लोहार घूमते घूमते कहीं बसे, और लोहारों की कहीं बस्ती बस गई होगी, और इन्होंने क्या किया, लोहे का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया, औजार बनाए। और ये औजार क्या थे? टिकाऊ थे। फिर से एक बात समझिए डायग्राम से, कि मध्य गंगा की घाटी में क्या झारखंड भी शामिल है इसमें। तो लोहे की खान है, लोहे की खान, कुछ लोहा लोहार के हाथों में आ गया, लोहारों ने लोहे का प्रयोग किया। फिर वो माइग्रेट हो गए, कहीं एक जगह बस्ती बसाए होंगे, लोहारों की बस्ती बसी होगी। लोहारों ने लोहे का औजार बनाया, ये औजार टिकाऊ थे। अब जब एक टिकाऊ थे तो लोहे का प्रयोग होने लगा, अलग अलग औजार बने। दूसरा क्या था, जंगलों को काटा गया, जंगल काटे गए तेजी से। फिर जनसंख्या बढ़ रही थी, तो जो जनसंख्या है उसमें तेजी से बढ़ी, ग्रोथ हुआ।
अब जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए चावल की खेती व्यापक पैमाने पर हुई। चावल की खेती, क्योंकि चावल क्या है, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करता है। गेहूं की तुलना में प्रति हेक्टेयर चावल का प्रोडक्शन अधिक था। अब चावल की खेती कैसे होगी, तो जब उपजाऊ जमीन थे, पूरा गंगा की घाटी में उपजाऊ जमीन है। फिर बोलेंगे मजदूर था, पानी थे, सिंचाई की सुविधा थी। एक पूरा सिनेरियो बनेगा, अकेले आप नहीं पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ना होगा। शहरीकरण क्यों होते हैं, उस समय शहरीकरण के क्या कारण थे। जब शहरीकरण हुआ, शहर बसे, शहर से राज्यों का ही जन्म हुआ होगा। बड़े बड़े राज्य जो दिख रहे हैं, मगध, कौशल, मत्स्य, चेंदी, पंचाल, हस्तिनापुर जैसे जो शहर बने थे, वो शहरीकरण का ही परिणाम था। शहरीकरण किस कारण से हुए, तो आप बोलिए लोहे से जुड़ा हुआ था। लोहे का प्रयोग, जंगल को काटे गए, बड़ी तेजी से काटे गए, जनसंख्या बढ़ रही थी, इनका भरण पोषण करना था। तो चावल की खेती अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं की तुलना में अधिक है। उपजाऊ जमीन था, मध्य गंगा की घाटी में, मजदूर थे, पानी था, सिंचाई था। इनको कंट्रोल करने के लिए कोई शासक वर्ग होगा जो संसाधन को इकट्ठा करता होगा। तो जो शासक वर्ग था वो क्या करता था, ये सारे रिसोर्स है, संसाधन है, तो संसाधन को इकट्ठा करके इसका प्रयोग कर रहा था। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा। अब यहाँ पे है शहरीकरण। शहर पे अब ध्यान देंगे हम लोग। राज्य तो पूरा देखेंगे हम लोग 16 महाजनपदों में। फिलहाल प्रकृति आप बताते चलिए कि प्रकृति कैसी थी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा शहर का बात कर लेते थे कि शहर कैसे बसते थे उस समय। इतने बड़े बड़े शहर, 6 महानगरों का जन्म हो गया। तो सबसे पहले शहर के बसने का कारण, कैसे बसे, बसने का कारण देखिए। सबसे पहले गांव था लोहार का, बढ़ई का। मान लीजिए लोहार, इधर बढ़ई, नमक बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, ये पहले गांव में थे। ये सब गांव थे, अपने अपने गांव में कुशल हो गए। और इनकी गांव भी से, लोहारों की गांव, बढ़ई का गांव, नमक बनाने वाला, मूर्ति में, बहुत सारे ऐसे गांव थे। अब ये गांव क्या था, धीरे धीरे छोटा बाजार केंद्र बना होगा। तो लिखिए छोटा बाजार केंद्र। छोटा बाजार केंद्र, ये गांव छोटा बाजार केंद्र हो गया। लोग यहाँ सामान खरीदने के लिए आने लगे। अर्थात नमक जो बनाने वाला गांव था, वहां पे बढ़ई आने लगा, लोहार आने लगे, अपना अपना नमक लेके चले गए, स्थानीय लोग आने लग गए होंगे। तो छोटा बाजार केंद्र, फिर बड़ा बाजार केंद्र बना, बड़ा बाजार केंद्र बना। अब बड़ा बाजार केंद्र क्या था, एक केंद्र बाजार के रूप में विकसित हो गया। एक सेंट्रल बाजार, अर्थात उसके आसपास ऐसा कोई बाजार नहीं। तो बड़ा बाजार एक केंद्र बाजार के रूप में विकसित हुआ। यही बाद में क्या हुआ, मुद्रा उद्रा, जो मुद्रा था, करेंसी इशू करने लगे, करेंसी का निकासन किए, अर्थात जारी किए। फिर निगम बना लिए होंगे, जो केंद्र बाजार था, मुद्रा करेंसी जारी कर रहा, आपस में मिलकर निगम बना लिए होंगे। निगम मतलब शहर समझिए, यहीं से शहर की शुरुआत हो जाती है। आपस में मिल गए व्यापारी वर्ग, निगम बना लिए, रूल रेगुलेशन बनाने लग गए। तो निगम और शहरों का जन्म हो गया। ये शहर क्या हुए, किला बंद हुए, किले बंद शहर हो गए। इनकी किलेबंदी की गई। अगर ये शहर है, इसके चारों साइड किलाबंदी। ये तो ये शहर है, किला बंद शहर है, इसके चारों साइड। अब ये जो बच गए आउटर साइड, ये लिखिए किला, ये लिख दीजिए गांव, जो चारों साइड रह गए गांव के। ठीक है, तो आउटर साइड गांव हो गया, किला बंद शहर हो गए, और किला बंद शहर में राजा साम्राज्य का शासक। तो ऐसे करके धीरे धीरे एक बड़े शहर के रूप में विकसित हुए, अंत में महानगर बन गए। महानगर। आज भी राजगीर जाएंगे, किला बंद शहर दिखाई देगा, अर्थात पुराना किला दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल के लिए राजगीर, किले बंद शहर था उस समय। तो
किला बंद किए क्योंकि किला तो सिक्योरिटी का भी काम करता था, पहरे देने का भी काम करता था। लोग अंदर जो भी ट्रेड कर रहे थे और व्यापार का सामान यहाँ से गांव की ओर जा रहा होगा और गांव से संसाधन यहाँ पे आ रहे होंगे। इस तरीके से धीरे धीरे महानगर की ओर आया और 6 बड़े महानगर बने थे उस समय। तो ये आपको शहरीकरण की प्रकृति बताना होगा। ये अभी तक शहरीकरण मतलब शहर क्यों बसते हैं, प्रकृति क्या है इसकी, ये था। अब है शहरों के लक्षण, कि शहर के क्या लक्षण थे उस समय। ये शहरीकरण आप क्या सिंधु काल के बाद पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता जो पूरा शहरी सभ्यता था, इसके बाद शहर का जन्म हुआ था ऐसा। अब इसके बाद है राज्यों का भी जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट में हम लोग शहर का लक्षण देखेंगे कि क्या क्या लक्षण उसके लक्षण विशेषता थी। फिलहाल एक डायग्राम से इसे समझिएगा कि कैसे हुआ था। मुद्रा का इशू करने लग गए, निगम बनाए। एक एग्जाम्पल है राजगीर किले बंद है, आज भी अवशेष है राजगीर में जाएंगे तो। ठीक है, तो ये है आपका आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।